हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट के ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट समरी ऑफ इवेंट्स जो कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि एक थोड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। काफी लंबे समय से ये चलता आ रहा था, ये पर्टिकुलर केस, इसकी हियरिंग हो रही थी और कल जाके जो है फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट इस पे प्रोनाउंस कर दिया है। एंड अब समझते हैं इसकी समरी को जो है कि अल्टीमेटली इस पूरे इशू में, इस पूरे मुद्दे में हुआ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस का नाम क्या था। तो सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है इस पर्टिकुलर केस का नाम था, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब होता है जहां पे कि 5 या 5 से ज्यादा जजेस जो है वो आपके बैठ के हियरिंग करते हैं। ठीक है, सो इसमें जो 5 जजेस थे वो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। दीज आर द 5 जजेस जो कि इस पर्टिकुलर केस को सुने थे, इस पर्टिकुलर केस की हियरिंग को उन्होंने किया है। ऑलराइट, नाउ इसमें भी अगर हम देखें तो द मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो लिखी गई है और वो मेजॉरिटी ओपिनियन जो है वो 3 जजेस का रहा, विद इंक्लूडिंग जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा। जस्टिस हिमा कोहली ने अपना जजमेंट खुद से नहीं लिखा, तो जस्टिस हिमा कोहली के बिहाफ पे जो जजमेंट लिखा जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने और जस्टिस हिमा कोहली के बिहाफ पे दोनों के लिए जजमेंट लिखा, एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने अपना जजमेंट लिखा। एंड तो ये दीज वर द मेजॉरिटी ओपिनियन। और माइनॉरिटी ओपिनियन में हमारे चीफ जस्टिस साहब डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस संजय किशन कौल जो है वो रहे, और इन दोनों ने अपने अपने जजमेंट्स जो है वो सेपरेटली लिखे। अगर मान लीजिए मैं आपको ये बताऊं तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है उन्होंने 247 पेजेस का जजमेंट जो है वो लिखा, उन्होंने अपने लिए लिखा। एंड जस्टिस कौल ने कुछ 13-14 पेजेस का जजमेंट जो है वो लिखा। इसके बाद 247 के बाद सबसे ज्यादा जजमेंट जो है, जो नंबर ऑफ पेजेस है, वो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने लिखा, समवेयर अराउंड 87 पेजेस का जजमेंट जो है, क्योंकि बट देन अगेन वो 2 लोगों के लिए जजमेंट लिख रहे थे तो वो थोड़ा लेंदी होना भी था। एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा जो है वो अराउंड 13 या 17 पेजेस का कुछ इन्होंने अपना जजमेंट जो है लिख के कंप्लीट किया। सो एक a very lengthy exhaustive judgment that has been given। बहुत सारी चीजों को देखा गया है, डिस्कस किया गया है इसमें। तो अब आइए जानते हैं व्हाट वर द इश्यूज। ठीक है, सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो 6 इश्यूज जो हैं वो हम लोग 7 इश्यूज जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला इशू जो उठा था, जो कोर्ट के सामने था, विच वॉज कि इज देयर अ फंडामेंटल राइट टू मैरी? क्या शादी करना एक फंडामेंटल राइट है? ठीक है, तो इसमें यूनानिमस डिसीजन अगर आप देखोगे तो सभी का था कि शादी करना जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, एक मौलिक अधिकार जो है वो नहीं है। तो चाहे डीवाई चंद्रचूड़ साहब हो, जस्टिस कौल ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा, जस्टिस भट्ट एंड जस्टिस कोहली ये दोनों का साथ में है। ठीक है, तो दिस इज 2 जजेस एंड ये एक है, राइट। इसको मैं थोड़ा अलग से कलर से कर देता हूं। ये आपका 2 जजेस हो गया, ये 1 जज। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द मेजॉरिटी ओपिनियन। ऑलराइट, जस्टिस भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली एंड जस्टिस पीएस नरसिम्हा, ये हमारे मेजॉरिटी ओपिनियन है जो कि कल आया है। तो 3:2 के रेशियो में अगर देखा जाए तो 3:2 के रेशियो में जजमेंट जो है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। माइनॉरिटी में हमारे रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस एसके कौल। अभी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इससे पहले तक, और रादर आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कि और कौन से ऐसे 2 जजमेंट्स हैं, ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट हैं जहां पे कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ माइनॉरिटी में रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है उसमें तो टोटल 3 है। ठीक है, एक हुआ आपका ये सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आपका अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज। इसके अलावा कौन से 2 ऐसे केसेस है जहां पे डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो माइनॉरिटी में रहे इन द रीसेंट पास्ट? ठीक है, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ऑलराइट, नाउ वी कम टू कि सबसे पहले कि क्या फंडामेंटल राइट है शादी करने का किसी के पास? तो बिल्कुल भी नहीं।
तो अगेन ये वही बात हो गई कि राइट टू मैरी जो है एक फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है, और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो क्रिएट किया जाता है बाय लॉ, बाय द लीगल प्रोसेसेस. नाउ देन द सेकंड क्वेश्चन वाज कि डू क्वीर पर्संस हैव अ राइट टू एंटर इनटू सिविल यूनियन. तो अब यहां पे ना एक क्वेश्चन सबसे पहले तो ये आता है कि यार सिविल यूनियन क्या होती है. ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है. सो सिविल यूनियन एक्चुअली एक वर्ड है, एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूज किया जाता है सेम सेक्स मैरिजेस के लिए. ठीक है, सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक मैरिज, लेकिन ये मैरिज के जो आपके राइट्स हैं, आपके ऑब्लिगेशंस हैं, और मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके साथ आपके बुके ऑफ राइट्स बनते हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, सो सिविल यूनियन वही बात है. सिविल यूनियन का मतलब है सेम सेक्स के मैरिज टाइप को रिकॉग्नाइज करने की बात की जाती है. तो अब यहां पे मेन, अब देखो यहां पे यही है कि माइनॉरिटी में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा यस, उनके पास बिल्कुल राइट है सिविल यूनियन फॉर्म करने का, मतलब कि शादी के जैसे जो राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स जो हैं उनके पास हैं सेम सेक्स पीपल के पास. जस्टिस एसके कौल ने भी कहा बिल्कुल है, लेकिन माइनॉरिटी हमारी जो है जस्टिस एचआर भट्ट, जस्टिस सीमा कोहली एंड जस्टिस पीआर नरसिम्हा, उन्होंने कह दिया नो, कि इनके पास राइट नहीं है सिविल यूनियन फॉर्म करने का. सो बेसिकली क्या बात हुई कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर करता है एक डिफरेंट लीगल फ्रेमवर्क को, और ये काम जो है वो कोर्ट नहीं कर सकता. ये काम करने का अधिकार, जो डोमेन जिसमें ये फॉल करता है, वो रहेगा आपका पार्लियामेंट के पास. ठीक है, देन उसके बाद एक इशू आता है कि इस स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है फॉर एक्सक्लूडिंग नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स. तो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कौन होते हैं? ऑपोजिट सेक्स के लोग जो हैं, एक आदमी एक औरत, एक औरत एक आदमी, वो हेट्रोसेक्सुअल हुए. नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल कौन हुए? कि अब उसके अलावा अब आदमी आदमी, औरत औरत, इस टाइप से. तो क्या नॉन हेट्रोसेक्सुअल लोगों को क्योंकि एक्सक्लूड कर दिया गया स्पेशल मैरिज एक्ट से, तो क्या ये पूरा का पूरा लॉ जो है स्पेशल मैरिज एक्ट वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? तो इसमें मेजॉरिटी का जो ओपिनियन था वो यही था कि नहीं. ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी कहा नहीं, ये पूरा का पूरा लॉ जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है. एंड ऑफ कोर्स बाकी जजेस ने भी कहा एक्सेप्ट जस्टिस कॉल, वेरिन जस्टिस कॉल सेड यस, कि आपने अगर किसी को एक्सक्लूड कर दिया है, आपने किसी को छोड़ दिया, आपने बाहर कर दिया है, तो आप डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हो. आप राइट टू इक्वालिटी जो है आप वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. सो एसके कॉल ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट देन अगेन यहां पे 4 जजेस जो है उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. तो अभी इफेक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एब्सोल्युटली नो. उसके बाद आता है क्वेश्चन, कैन द राइट टू मैरी बी रेड इनटू द प्रोविजंस ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट? देखो स्पेशल मैरिज एक्ट कैसा है ना कि उन लोगों के लिए है, जैसे जनरली कैसे है कि अगर जैसे मैरिज जो है वो एक पर्सनल लॉ हमारे धर्म से रिलेटेड होता है. जैसे मैं हिंदू हूं और मैं किसी हिंदू लड़की से शादी करता हूं, तो मैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जाके शादी कर सकता हूं. लेकिन सपोजिटली मैं हिंदू हूं और जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं वो से फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या किसी और धर्म से है, तो अब हिंदू लॉ मुझे प्रोहिबिट करता है कि हिंदू लॉ के अंडर 2 हिंदू लोगों की शादी हो सकती है. तो अब मैं या तो वो कन्वर्ट करे हिंदुइज्म में, लेकिन अगर मान लो उसे नहीं कन्वर्ट करना है तो हम कैसे शादी करेंगे? ऐसे केसेस में स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो काम आता है. तो स्पेशल मैरिज एक्ट में आपके 2 अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो जाके अपनी शादी कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन यही उठा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या हम इस चीज को रीड कर सकते हैं? जब हम बाकी लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, हम बाकी सभी के लिए बना रहे हैं प्रोविजन की जिसको शादी करनी है वो शादी कर सकता है, तो क्या हम यहां पे ऐसा रीडिंग कर सकते हैं कि होमोसेक्सुअल जो है, सेम सेक्स के जो लोग हैं वो भी शादी कर सकते हैं? तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि नहीं, हम इसको रीड इन तो नहीं कर सकते. एसेंशियली सिर्फ डीवाई चंद्रचूड़ ने नहीं, सभी ने कहा कि अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट को रीड डाउन कर देंगे कि इंक्लूडिंग मैरिज बिटवीन क्वीर पर्संस, देन दैट वुड बी कि हम फिर लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं. जो काम पार्लियामेंट का है, फिर ये काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट करने लग गई, जो कि अगेन सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए सही नहीं है. तो देयर आर 3 इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री. एक है आपका
पार्लियामेंट विच इज द लेजिस्लेचर, एक है आपकी एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। ये तीनों अपने अपने एरियाज में, अपने अपने डोमेन में इंडिपेंडेंट है, सबका अपना अपना काम डिवाइडेड है, दिया हुआ है। तो अब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का काम करने लग जाए, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का काम करने लग जाए, एग्जीक्यूटिव सभी का काम करने लग जाए, तो दैट वुड लीड टू अ केओस, एंड दैट इज व्हाट ही सेड कि नहीं, ये वाला काम जो है ये हम नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड अगेन अगर हम जस्टिस एचआर भट्ट एंड हीमा कोहली की देखें तो लॉ कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द पार्लियामेंट इंटेंडेड। अगर पार्लियामेंट का इंटेंशन ही नहीं था सेम सेक्स के लोगों को शादी को रिकॉग्नाइज करना, तो वो चीज जो है हम उसके इंटेंशन के अगेंस्ट जाके रीड कर दें और हम उसको जाके ऐसे इंटरप्रेट कर दें, ये गलत होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने बाउंड्रीज के विद इन रह के इस पर्टिकुलर जजमेंट को लेके आया है। तो यस, व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज डेफिनेटली डन इज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, एक हाई पावर्ड कमिटी जो है आप बनाइए, सेंटर को ये यूनियन गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन भी दिया कि आप एक हाई पावर्ड कमिटी बनाइए, आप देखिए कि उनके क्या राइट्स हो सकते हैं जो आप दिया जा सकता है, उनके क्या क्या कंसर्न्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, या लाइफ इंश्योरेंस में वो नॉमिनी नहीं बना सकते अपने पार्टनर को। तो ऐसी जितनी भी इश्यूज जो वो लोग फेस कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर उन सभी इश्यूज के लिए आप एक कमिटी बनाइए और देखिए कि आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं और उनको वो राइट्स और अधिकार जो है वो आप दे सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इशू, कैन सुप्रीम कोर्ट अवॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन टू क्वीर पर्संस राइट टू मैरी? देन अगेन सभी का मेजॉरिटी ओपिनियन जो है जस्टिस कॉल को छोड़ के बाकी सब ने यही कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, अगर स्टेट इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी ये काम नहीं कर सकती। सो व्हेन दे से कि स्टेट मस्ट रिकॉग्नाइज दिस रिलेशनशिप, देखो ऑफ कोर्स आपके पास फ्रीडम है टू चूज योर पार्टनर, एंड दैट इज समथिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इन द केस ऑफ नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 2014 इधर लिख लिया था, 2018 में नवतेज सिंह जोहार, ठीक है। तो जब यहां पे इन दोनों केसेस में व्हाट हैड सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, तो देखो ये जो है धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टेप है, ऑलराइट। तो 2014 और 2018 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, चाहे वो नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये बोला था कि अगर सेम सेक्स का रिलेशनशिप है तो हम उसको क्रिमिनलाइज तो नहीं कर सकते, और हम उस रिकॉग्निशन को, और रादर हम सेम सेक्स के जो रिलेशनशिप्स है उसको हम एक्सेप्ट जो है वो जरूर करेंगे। तो जो पहले क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था सेक्शन 377 में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि ये क्रिमिनल रॉन्ग तो जो है वो नहीं है। एंड उसके बाद राइट टू प्राइवेसी के अंडर उसको रीड किया और कहा कि आप अपना पार्टनर, आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आपको जो भी अपना पार्टनर चूज करना है आप उसके साथ चूज कर सकते हो, और आपके घर के 4 वॉल्स के विदिन में आप रह के जो भी करना चाहते हो उसमें स्टेट जो है वो इंटरफियर नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव जजमेंट्स थे। लेकिन अब जब बात आई कि उनको शादी और रादर मैरिज की बात आई या सिविल यूनियन की बात आई उनके, तो यहां पे फिर से अगेन सुप्रीम कोर्ट जो है वो थोड़ा सा बैक स्टेप लिया एंड कहा कि देखो ठीक है, हम जितना रिकॉग्निशन दे सकते थे हमारे रेल्म में इंटरप्रिटेशन के, वो हमने ऑलरेडी 2014-2018 में कर दिया था। लेकिन नाउ दिस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज और क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन जो कि लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो जो है वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव वाला पार्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है एक इशू कि क्या अनमैरिड नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए चंद्रचूड़ साहब का प्रोग्रेसिव जजमेंट था, चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि हां बिल्कुल आप अडॉप्ट कर सकते हैं, और उनका यही कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेट्रोसेक्सुअल कपल जो है, मतलब एक आदमी और एक औरत जो है वही बच्चे को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लाइफ में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि कोई होमोसेक्सुअल्स हैं तो वो बच्चे को स्टेबिलिटी और अच्छे से परवरिश जो है वो न दे पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चंद्रचूड़ साहब का वेरी प्रोग्रेसिव था कि हाँ अडॉप्ट करने दिया जाना चाहिए। जस्टिस कॉल ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा, एंड विच इज वाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो माइनॉरिटी में हो गए, क्योंकि मेजॉरिटी ओपिनियन अगेन वही बात हो गई कि नहीं,
सो व्हाट डिड जस्टिस भट्ट से कि उन्होंने कहा कि अगर एक पेरेंट अबैंडन कर देता है रिलेशनशिप को तो मैरिज इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द चाइल्ड एंड द अदर पेरेंट एंजॉयज प्रोटेक्शन, जो कि मैरिज से फ्लो करता है, जैसे मेंटेनेंस हो गया, कस्टडी हो गई, गार्जियनशिप हो गई। तो अब इसमें एसेंशियली क्या हुआ कि अगर देखो जस्टिस भट्ट का भी कहना अपनी जगह गलत नहीं था, उनका यह कहना है कि जब शादी होती है ना तो शादी के साथ कई सारे राइट्स आते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई आपको छोड़ के चला गया आपका पार्टनर तो आप उससे मेंटेनेंस ले सकते हो। अगर मान लो बच्चा मेंटेनेंस मांग सकता है ना, गार्जियनशिप के इश्यूज आते हैं, कस्टडी का इशू आता है कि बच्चा किसके पास रहेगा, हु इज द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। ये सारे इश्यूज जो है वो राइट्स जो है वो आपके फ्लो करते हैं शादी से। लेकिन अगर हम किसी एक रिलेशनशिप को शादी का दर्जा ही नहीं दे रहे हैं और उसमें एक बच्चा इन्वॉल्व है, और फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो कि दो पार्टनर है, उसमें से एक छोड़ के कहीं चला गया, तो व्हाट विल बी द इशू? फिर उसके बाद तो दिक्कत होगी ना उस बच्चे को कि ना मेंटेनेंस मिल पाएगा, ना गार्जियनशिप का इशू हो पाएगा, ना कस्टडी का इशू सॉर्ट हो पाएगा। तो ऐसे केसेस में वो बच्चा जो है वो ज्यादा सफर कर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, अनमैरिड नॉन हेट्रो सेक्सुअल कपल जो है उनको अडॉप्शन का राइट जो है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है वो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाए जहां पे लीगल रिकॉग्निशन दिया जाए टू अडॉप्शन बाय क्वीर कपल्स। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि ठीक है, एज ऑफ नाउ हम नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ये भी डायरेक्ट किया। तो अब ये मेजॉरिटी जजमेंट जो है वो ये हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह दिया कैटेगोरिकली कि आपको लीगल रिकॉग्निशन जो है वो देना होगा फॉर अडॉप्शन बाय नॉन हेट्रोसेक्सुअल पीपल। तो अब इसके लिए लॉ जो है वो, कानून जो है वो पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा। सो नाउ हु इज अकाउंटेबल? द अकाउंटेबिलिटी रेस्ट्स विद द पार्लियामेंट। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक कि क्या ट्रांसजेंडर जो है और इंटरसेक्स पर्सन्स इन हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप, क्या वो शादी कर सकते हैं अंडर द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क? तो अगेन बात आई कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, और अगर ट्रांसजेंडर जो है वो एक नॉन हेट्रो वो एक अगर हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप में है, तो एक ट्रांसजेंडर एक आदमी के साथ, या एक ट्रांसजेंडर फीमेल एक रेगुलर मेल के साथ, और एक ट्रांसजेंडर मेल एक रेगुलर फीमेल के साथ क्या शादी कर सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज यस। एक्चुअली सभी ने इसको, मेजॉरिटी ओपिनियन में बात हुई कि हाँ बिल्कुल ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स पीपल जो है वो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए इंटाइटल्ड है और वो शादी कर भी सकते हैं अपने पार्टनर से, क्योंकि अगर इस चीज को हम डिनाई करेंगे तो दैट वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। और ये प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क में ये वही बात हो गई कि आप, ये सेम सेक्स वाली बात है ही नहीं यहां पे, ठीक है? तो क्योंकि ट्रांसजेंडर जो है, वो दोनों तरफ में आ सकते हैं, मेल एंड फीमेल, राइट? तो अगर एक ट्रांसजेंडर जो कि मेल साइड में है वो अगर फीमेल से शादी करे और फीमेल साइड जो है वो मेल से शादी करे, तो ये जो है वो हम इसको हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप ही कंसिडर करेंगे। और हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो आपका प्रेजेंट लॉ में रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर इसको अगर हमने नहीं रिकॉग्निशन दिया तो दैट वुड अमाउंट टू व्हाट? दिस वुड अमाउंट टू अ प्रॉब्लम एंड दैट वुड बी डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15, जो कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा। तो इसीलिए ट्रांसजेंडर लोग जो है वो शादी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये जो है ये मेजॉरिटी ओपिनियन आया। तो ये था एक पूरा कंप्लीट नटशेल में समरी। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मुझे। आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड हम इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट, एलेट, स्लैट, महाराष्ट्र लॉ सीईटी, सीयूईटी, अंडरग्रेड, सीयूईटी, पोस्ट ग्रेड, आप कोई भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो फील फ्री, आप हमसे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जो है वो जुड़िए। आपको बहुत सारे अपडेट्स जो है वो यहां पे मिलते रहेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज जो है वो कर सकते हैं। मेरे हैंडल्स जो हैं वो यहां पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है? सो लेट अस स्टे कनेक्टेड, लेट अस स्टे इन टच, एंड
अगर आप कोई लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप 2024 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, चाहे वो कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो स्टडी IQ के पास आपके लिए एक क्रैश कोर्स स्मार्ट प्रोग्राम है जो कि आपको मिल रहा है एट 7499 ओनली। आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसका डिस्काउंट कोड जो है वो है मेरा नाम, विच इज वैभव। यहां पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, NLU स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल, आपको सब कुछ जो है वो यहां पे इस पर्टिकुलर कोर्स में प्रोवाइड किया जाता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा आपकी क्या राय है और आपको ये कैसा लगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।